टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो आज के टॉपिक का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर। गाइस, अक्षांश और देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम किसी से पूछते हैं क्या अक्षांश क्या होता है या देशांतर क्या होता है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर जो लेटी लेटी रेखा होती है वो अक्षांश होता है, ऐसे लेटी लेटी रेखा है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं, ऐसे। ठीक है, देखिए समझने के लिए ये डेफिनेशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन टेक्निकली ये पूरी रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर की जो डेफिनेशन है वो कुछ और ही है। जो आप स्टैंडर्ड किताबों में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर डेफिनेशन कुछ और है, यहाँ पर एक्चुअली जो आप पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन कुछ और है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, इन डिफरेंसेस को हमें समझना पड़ेगा। और देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो एग्जाम 100% क्लियर होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अक्षांश क्या होता है। अक्षांश और देशांतर के टॉपिक में शुरुआत करते हैं हम अक्षांश से। ठीक है, अक्षांश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, ये एक प्रकार का कोणीय माप होता है। इट इज़ एन एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, अक्षांश क्या होता है, इट इज़ एन एंगुलर मेजरमेंट। ये एक प्रकार का कोणीय माप है। ठीक है, दैट मीन्स ये एक तरह का एंगल होता है, कोण होता है। ठीक, एक एंगल होता है। अब ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये एंगल होता है आपका यहाँ पर विषुवत रेखा के सापेक्ष। इसके सापेक्ष विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब या तो ये विषुवत रेखा के सापेक्ष होता है या उत्तर से दक्षिण दिशा के सापेक्ष होता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा का मतलब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो गाइस इसे आप समझ सकते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर मेजरमेंट, ये एक तरह का कोणीय माप होता है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया एक लैटिट्यूड के बारे में बात। ये देखिए ये आपका लैटिट्यूड है 0 डिग्री। ठीक है, लैटिट्यूड क्या होता है, वो एंगुलर मेजरमेंट होता है इक्वेटर के रिस्पेक्ट में या नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। देखिए ऐसे डायरेक्शन में ये लैटिट्यूड ऐसे जा रहा है। तो लैटिट्यूड क्या है, एंगुलर मेजरमेंट। इक्वेटर, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में एंगल होता है। अब क्वेश्चन आता है ये इक्वेटर क्या होता है। क्वेश्चन ये आया कि इक्वेटर क्या होता है, व्हाट इज इक्वेटर। तो देखिए इक्वेटर एक कहीं ना कहीं से हमें अक्षांश को शुरू करना होता है। तो जहाँ से भी हम बेस लैटिट्यूड को लेते हैं, मूल अक्षांश को लेते हैं, वो हमारा होता है विषुवत रेखा। तो कहीं ना कहीं से हमें अक्षांश को शुरू करना था, और जहाँ से अक्षांश को हम शुरू करते हैं उसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश हो चाहे देशांतर हो, ये सब काल्पनिक रेखा है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसे मान रखा है। क्यों माना है, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने अक्षांश की डेफिनेशन देख ली, अभी डेफिनेशन मैं आपको पूरी क्लियर करूंगा। देखिए डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड आया कोणीय माप, दूसरा है विषुवत रेखा। तो पहले कोणीय माप तो आपको पता है एंगल होता है। अब देखते हैं विषुवत रेखा क्या होता है। विषुवत रेखा ये वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। दैट इमेजिनरी लाइन्स विच डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ इज नोन एट इक्वेटर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है वो विषुवत रेखा कहलाती है। तो विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं से हमें अक्षांशों को शुरू करना होता है, और जहाँ से हम अक्षांश को शुरू करते हैं वो हमारा हो जाता है क्या, विषुवत रेखा। है ना, विषुवत रेखा क्या करती है, पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर नदन हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। ठीक है गाइस, और इसके नीचे जो होता है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर या आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है गाइस, तो अगर देखा जाए तो आपका जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विद डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ। जैसे ये अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है,
तो इसके ऊपर नदर हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को तो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो आंसर क्या है? उसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। तो इसे याद रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है गाइस, क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा, वो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब विषुवत रेखा या इक्वेटर के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, हमारे पास विषुवत रेखा के पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। पहली चीज़, यहाँ पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा या इक्वेटर पे डे इज इक्वल्स टू क्या होता है? नाइट। यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा से, कहाँ से? विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर दिन छोटा होता जाता है, इसे याद रखिएगा। दिन और रात कहाँ पे बराबर होते हैं? दिन और रात हमेशा विषुवत रेखा पे बराबर होते हैं, और विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने पर दिन छोटा होता जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि दिन और रात कहाँ पे बराबर होते हैं? दिन और रात आपके बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। ओके गाइस, अब आपको समझ में आ गया। अब अगर हम देखते हैं तो विषुवत रेखा पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ अगली क्या है? अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, पूरे अर्थ पर सूर्य की किरणें 4 बार लंबवत पड़ती। कितनी बार लंबवत पड़ती? 4 बार। उसमें से 2 बार लंबवत या परपेंडिकुलर कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पर। ठीक है, बाकी 2 बार कहाँ पड़ेगी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि सन की रेज इक्वेटर पर कितनी बार परपेंडिकुलर पड़ रही? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर कितनी बार पड़ रही है? 2 बार। इसका मतलब सन की रेज इक्वेटर पे बहुत ज्यादा पड़ती है। अब जब सन की रेज इक्वेटर पे ज्यादा पड़ रही है तो वहां पर इक्वेटर के आसपास के रीजन में जितने भी वाटर बॉडीज होंगी, उसका वाटर बहुत तेजी से वेपोराइज होने लगेगा। तो इक्वेटर के आसपास के रीजन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा गर्मी होने की वजह से वेपोराइजेशन भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वेपोराइजेशन मतलब आपका वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। अब पानी तेजी से वाष्पीकृत होते हैं, वेपोराइज होते हैं, और वेपोराइज होके धीरे 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 ऊपर जाके बादल में मिलते हैं। बादल उसे एक लिमिट तक रोकता है, और एक लिमिट के बाद वो वहाँ पर रेनफॉल कराता है। तो इक्वेटर का डेली का सीन कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती, 12 बजे तक वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती कि वाटर बहुत तेज़ी से वेपराइज होकर बादल में मिल जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? बादल एक लिमिट तक पानी को रोक पाता है, फिर डेली रेनफॉल होती है। तो इक्वेटर पर डेली रेनफॉल होती है, प्रतिदिन यहाँ पर वर्षा होती है, इसे याद रखें। यहाँ पर डेली रेनफॉल हो रही, और नेचुरल फॉर्म में यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है। अब देखिए, 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल जो है वो बड़ा अनकॉमन रेनफॉल होती है, आसानी से हर जगह होती नहीं। ठीक है, तो कहीं पर भी देखिए, रेनफॉल को हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापते हैं। ठीक है, हम इसकी सिर्फ लंबाई नापते हैं, लंबाई हम इतनी इस लंबाई है ना। तो रेनफॉल को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, रेन गॉज, वर्षा मापी यंत्र होता है। तो रेनफॉल 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल हर जगह नहीं हो सकती, बड़ी अनकॉमन होती है। और कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है तो गाइस इसका मतलब क्या है? वहाँ पर आपको सदाबहार वन मिलेंगे। किस तरह के वन मिलेंगे? सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। अब ये एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है, सदाबहार। सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जो क्या करते हैं? जो लगातार हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, ये सूखते नहीं हैं। ये अपनी पत्तियां तो गिराते हैं लेकिन सूखते नहीं। देखिए, हमारे आसपास का रीजन, जैसे हम लोग यूपी से हैं, तो यूपी में डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन कैसे होते हैं? एक सीजन आता है, वो अपनी पत्तियां सुखा के गिरा देते हैं। ठीक है, सदाबहार वन अपनी पत्तियां तो गिराते हैं लेकिन कभी सूखते नहीं हैं, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो ये एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है जहाँ पर भी मिलता है, ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा तो खास बात क्या है
ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इनकी कैनोपीज बहुत ऊंची ऊंची होती है, कैनोपीज मतलब इनकी ऊंचाई बहुत ऊंची ऊंची होती है, और ये बहुत ज़्यादा ढके होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, और नीचे तक बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है। और इस तरह के फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा, ठीक है, कहीं पर भी आपको दुनिया में अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे तो आपको अपने आप ही वहाँ पे क्या मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड कहाँ से आ गया, ठीक है गाइस, इसको समझ लेते हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। प्लांट और एनिमल मिलके क्या बनाते हैं, जैव विविधता। और दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, अक्षांशों पर। क्यों, क्योंकि अक्षांश पर ही सबसे ज्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वन वहां पे क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहां पर अमूमन आमतौर पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होती है। तो गाइज आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे पास इक्वेटर कितना इम्पोर्टेंट है। इक्वेटर में सबसे पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर सूर्य की किरणें साल में 2 बार लंबवत पड़ती है। और तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, और अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो यहाँ पर जैव विविधता भी है। तो ये तो बात हो गई इक्वेटर की। तो गाइज आई होप कि आपको इक्वेटर समझ में आ गया हो, ठीक है। अब इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है गाइज, अब इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ही, है ना, देखिए ये अगर हम आपका, जी आपका सर हमारा अर्थ है, तो ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ही हमने लैटिट्यूड बनाना शुरू किया, ठीक। अगर ये इक्वेटर, तो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में ये 1 डिग्री का लैटिट्यूड, ये 2 डिग्री का लैटिट्यूड, तो क्या है ये 1 डिग्री 2 डिग्री, ये सब को एंगल है, ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये तक कोण होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन एकदम क्लियर है। व्हाट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज एन एंगुलर मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में जो 1 डिग्री का एंगल बना, 2 डिग्री का एंगल बना, 3 डिग्री का एंगल बना, जो एक एक डिग्री के एंगल बन रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड आपके पास एकदम क्लियर है, आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। अब या तो ये इक्वेटर के रिस्पेक्ट में जाते हैं या फिर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज एन एंगुलर मेजरमेंट। अब देखिए होता क्या है कि लैटिट्यूड हमारे पास जो, ठीक, ये देखिए लैटिट्यूड जो आपके पास है वो आपको दिख रहे होंगे। लैटिट्यूड हमारे पास जो है वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। इक्वेटर अगर है तो इक्वेटर के ऊपर 90 होते हैं, और इक्वेटर के नीचे 90 होते हैं, एक एक डिग्री पर होते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे 90 ऊपर 90 नीचे, तो टोटल कितने होगा 180, ठीक है। और प्लस इक्वेटर, तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांशों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 181। हाउ मैनी लैटिट्यूड वी हैव 181 लैटिट्यूड। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूडनल लाइन, ठीक है। एक होता है लैटिट्यूड, दूसरा होता है लैटिट्यूडनल लाइन, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। एक होता है अक्षांश, दूसरा होता है अक्षांश रेखाएं। तो देखिए हमारे पास लैटिट्यूड जो है, ठीक है, 181 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर एक पोल है, नीचे एक पोल है, तो ये आपके पॉइंट्स हैं पोल के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर इन दोनों को इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 179। 181 से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 179। तो लाइन हमारे पास कितनी है, 179। तो अक्षांश रेखाएं हमारे पास कितनी होती है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं होती है 179, ठीक है। अब देखिए कोई भी अक्षांश रेखा है वो एक दूसरे के समांतर होती है, देखना भी लो, ये समांतर है, ये समांतर है, ये समांतर है, ये समांतर है, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। ये एंगल होता है, देखिए एंगल भी आपको दिख रहा है, ये सारे एंगल, ठीक है, ये आपको एंगल दिख रहे हैं। अब सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के एकदम समांतर होती हैं, समांतर मतलब पैरेलल होती हैं। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं या पैरेलल होती हैं, ठीक है। और दो अक्षांश रेखाओं के
दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी फिक्स होती है, कितनी होती है? 111 किलोमीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है और कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। मतलब दो अक्षांश है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 111 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे अगर 2 डिग्री पूछा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 222। 5 डिग्री पूछा है, 555। तो आपको दो अक्षांशों के बीच कितना भी दूरी पूछ ले तो आप इसे बता सकते हो। बहुत ही आसान है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी नियत होती है और ये परिवर्तित नहीं हो सकती। अब अगला पॉइंट जो है ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसमें बच्चे अक्सर गलत करते हैं और पेपर में बहुत आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने पर अक्षांश की लंबाई घटती है। अभी इससे ऊपर वाले से नीचे वाले में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला बोलता है दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की दूरी हो रही है। लेकिन अब अक्षांश की लंबाई, तो लंबाई जो होती है वो अलग है। देखिए लंबाई क्या होता है? लंबाई ये है, ये देखिए, ये आपका लंबाई जा रही है। अगर ये पूरा एक अक्षांश है, ये ऐसे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो एक गोला बना हुआ है उसकी लंबाई जो है वो अक्षांश है। ठीक है, तो देखिए ये सर्किल्स है और ये सर्किल जो होते हैं उत्तर दिशा में जाने पर इसका डायमीटर कम होने लगता है। तो अक्षांश की जो लंबाई है ये उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने पर क्या होती है? घटती है। या वो उत्तर से दक्षिण बोलने से बेहतर है हम इसमें एक और बेहतर तरीके से बोलें, ये कहना एकदम सही नहीं होगा, हम इसे थोड़ा और बेहतर बोलें तो ये है कि इक्वेटर से पोल जाने पर, ठीक है, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने पर अब की जो ये अक्षांश की लंबाई होती है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। ठीक है, सर्किल्स होते हैं कोसेंट्रिक सर्किल्स, और पोल्स पर सबसे छोटा सर्किल होता है और इक्वेटर पे सबसे बड़ा होता है। तो कभी कदार एक क्वेश्चन आता है कि पूरे अर्थ का ग्रेटर सर्किल कौन सा होता है? तो अर्थ का ग्रेटर सर्किल कौन सा है? इक्वेटर। इसे याद रखिएगा, अर्थ का ग्रेटर सर्किल कौन सा है? इक्वेटर। और स्मॉलेस्ट सर्किल कौन सा है? पोल। ठीक है, इक्वेटर से पोल तक जाने पर इनकी लंबाई धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। और पोल से इक्वेटर तक आने पर इनकी लंबाई क्या हो रही है गाइस? बढ़ रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए ये बेसिक चीज़ें थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको सब बता रहा हूँ और धीरे धीरे हम उसको डिस्कस करते चल रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड के बारे में बात कर लिए, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो होता है वो क्या होता है? ठीक, लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन बहुत ही आसान है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। इस डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्रुवों को ध्रुवों से जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतर बोलते हैं। द लाइन विच कनेक्ट पोल विथ पोल इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ध्रुव को ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को देशांतर बोलते हैं। ठीक, अब हमारे पास ध्रुव कितने हैं? दो। अब देखिए अगर ये सर्किल है, ठीक है, ऊपर एक सर्किल, एक पोल, नीचे एक पोल, इक्वेटर। पोल को पोल से जोड़ने वाली जो रेखा होती है इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इस तरह की हमारे बहुत सारी रेखाएं होती हैं। ठीक है, द लाइन विच कनेक्ट्स पोल विथ पोल। ठीक, थोड़ा सा हम इसको बेहतर तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं एक खाली पेज पर। हम्म, ठीक। गाइस थोड़ा मुश्किल होता है इस पैड पर डायग्राम बनाना, तो इसीलिए मैं डायग्राम को समझिएगा और मेरी भावनाओं को समझिएगा बस आप, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो आपका लैटिट्यूड होगा। ठीक, और दूसरा आपका होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक, सर्किल जैसा कुछ बन गया, मतलब अर्थ के जैसा कुछ बना है लेकिन एग्जैक्टली नहीं बना है। ठीक, नॉर्थ पोल और
पोल्स को पोल से जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर। अब देखिए ये आपका इस तरह की बहुत सारी लाइनें होती हैं जो पोल्स को पोल से जोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं पोल्स को पोल से जोड़ने वाली बहुत सारी रेखाएं होती हैं। द लाइन विच कनेक्ट्स पोल विद पोल इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। अब अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड, देखिए फ्री हैंड ड्राइंग है तो समझिएगा। अब पोल्स को पोल से जोड़ने वाली हमारे पास बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक। अगर हम बीच वाली स्टार्टिंग वाली देख लें, पहली वाली, ठीक है, ये वाली, ये आपकी 0 डिग्री, जैसे हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड लिया था, यहाँ पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लेते हैं। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामयुक्त, ठीक है, प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामयुक्त, ठीक है। प्रधान यामयुक्त या प्राइम मेरिडियन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 0 डिग्री की लाइन होती है, ठीक। इसको हम कभी कभी GMT भी बोल देते हैं या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बोल। अब इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में एक एक डिग्री का जो लाइन हम खींचते चले जाते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब एक सर्किल जो होता है, अब एक जो सर्किल होता है उसमें कितने एंगल होते हैं? 360। अब अगर हर एक डिग्री पर आप एक लॉन्गिट्यूड लोगे तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो जाएंगे? 360। तो हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड वी हैव? वी हैव 360 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हमारे पास कितने देशांतर हैं? 360। तो इसे याद रखिएगा, देशांतरों की संख्या हमारे पास कितनी है? 360, ठीक है। ध्रुवों को ध्रुवों से जोड़ने वाली रेखा को हम देशांतर बोलते हैं, ठीक है। द लाइन विच कनेक्ट पोल विथ पोल इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। एंड हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड वी हैव? वी हैव 360 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देशांतरों की संख्या हमारे पास कितनी है? 360, ठीक है। 360 देशांतर हमारे पास पाए जाते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। लैटिट्यूड कितने होते हैं? 181, और लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? 360, ठीक है। प्राइम मेरिडियन कहाँ से शुरू होती है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से शुरू होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो लॉन्गिट्यूड ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पे जो डायग्राम है ये शायद आपको आधा ही दिखे, ठीक है। इसकी ये देखिए, ये जो है इसमें दो लॉन्गिट्यूड ले ली, अगर ये वाला लॉन्गिट्यूड ले लें और ये वाला ले लें और दोनों लॉन्गिट्यूड को ध्यान से देखें तो ये आपका इक्वेटर है, ठीक। इक्वेटर से पोल तक आने पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस, पिछला डायग्राम जो मैंने बनाया इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेटर है और ये पोल है, ठीक है। ये दोनों लॉन्गिट्यूड ले लिया, तो इक्वेटर से पोल तक जाने पर ये वाला लेते हैं, ये दोनों ज़्यादा बेटर है। इक्वेटर से पोल तक जाने पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? देखो यहाँ धीरे धीरे कम हो रही, ठीक है। तो इक्वेटर से पोल तक जाने पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? घटती है, ठीक। तो अगर इक्वेटर से पोल तक जाने पर दो देशांतर के बीच की दूरी घटती है तो जैसे हमने देखा 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है? 111। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होगा? बताइएगा इस 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होना चाहिए? तो जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कितना होगा, है ना, 111 कोई, है ना, या 110, 108, 109, ऐसा आप कुछ बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दो देशांतर की बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने पर घटती है और ध्रुवों से विषुवत रेखा तक आने पर बढ़ती है। तो दो देशांतर के बीच की दूरी बढ़ घट रही है, फिक्स है? नहीं है। तो क्या 1 डिग्री देशांतर हम पता कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। अक्षांश 1 डिग्री हम पता कर सकते थे, क्यों? क्योंकि दो अक्षांश के बीच की दूरी हर जगह पर नियत थी, ये पैरेलल लाइन थी। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या पैरेलल लाइन है? नहीं, लॉन्गिट्यूड आपकी पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपका देशांतर जो होता है वो समांतर रेखाएं नहीं होती, असमांतर रेखाएं होती है, जिसके कारण इनके बीच की दूरी नियत नहीं होती है और
अगर कभी आपसे पूछा जाए दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो उस दूरी को आप क्या बताओगे? उस दूरी को आप बताओगे सी एंड डी कैनॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बढ़ती घटती रहती है। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में अगर पूछे दो देशांतर के बीच की दूरी, क्वेश्चन में आए दो देशांतर के बीच की दूरी, दो बीच की दूरी, और इसी में एक वर्ड जोड़ दे, क्या? विषुवत रेखा पर कितनी होती है? तो देखिए दो देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। तो अधिकतम होती है विषुवत रेखा पर। ठीक। और वो होती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि दो देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अगर वर्ड आता है तो कितना होगा आंसर? आपका आंसर होगा 111.32, 111.32 किलोमीटर। और दो देशांतर के बीच की दूरी न्यूनतम कहाँ होती है? ध्रुवों पर। कहाँ होती है? ध्रुवों पर। ठीक है। वो कितनी होती है? 0 किलोमीटर। तो गाइज आप इसे समझ सकते हैं कि दो देशांतर के बीच की दूरी नियत नहीं होती है, बढ़ती और घटती रहती है। अधिकतम और न्यूनतम, हमारे पास अधिकतम कहाँ है? विषुवत रेखा पर। न्यूनतम कहाँ है? ध्रुवों पर। तो दो देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती घटती रहती है, नियत नहीं होती। तो इसे ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जानने वाली चीज़ थी, अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत आसान है। देखिए अब अक्षांश देशांतर से आपके क्वेश्चन क्या है? अक्षांशों की संख्या 181, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179 होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 8-9 बार ये रिपीट हो चुका है, 111 किलोमीटर। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करते हैं, क्या बात करते हैं? दो देशांत अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती घटती है? नहीं, फिक्स होती है। दो देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती घटती रहती है, और इसकी दूरी, इनके बीच की दूरी हम पता नहीं कर सकते। अधिकतम कहाँ होती है? अधिकतम होती है आपकी विषुवत रेखा पर। न्यूनतम कहाँ होती है? न्यूनतम आपकी ध्रुवों पर होती है। और देशांतरों की संख्या हमारे पास कितनी है? 360। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, और अक्षांश और देशांतर की जितनी बेसिक चीज़ें थी हमने यहाँ पे बात कर ली। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं विशेष अक्षांशों के बारे में। विशेष अक्षांश का मतलब क्या है? सम स्पेशल लैटिट्यूड्स। ठीक है। विशेष अक्षांश क्या होते हैं? स्पेशल लैटिट्यूड। अब देखिए विशेष अक्षांश को में सबसे पहले आता है इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री पर होता है। फिर आता है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर में है। फिर आपका मकर रेखा आता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है। ये कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर होता है। नीचे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है। फिर उसके बाद अगले नंबर पे आता है आर्कटिक गोलार्ध। आर्कटिक गोलार्ध जो है, ऐसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, ये आपका होता है 66.5 नॉर्थ। इसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। और उसके बाद नीचे लास्ट नंबर पे आता है अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल की जब हम बात करते हैं या अंटार्कटिक गोलार्ध की बात करते हैं तो ये 66.5 साउथ में। ठीक है गाइस, ये तो बात हो गई हमारे पास स्पेशल लैटिट्यूड्स की। ये जो स्पेशल लैटिट्यूड्स हैं ये आपको दिख रहे हैं और आपको इस समझ में भी आ रहे होंगे। पर मेरा क्वेश्चन आता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने लैटिट्यूड पढ़ा, और उस लैटिट्यूड में हमने देखा कि एक एक डिग्री पर हमने एक एक लैटिट्यूड लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? यस और नो? लिया है। अब जब हमने एक एक डिग्री पर एक एक लैटिट्यूड ले रखा है ऑलरेडी, तो हमें ये स्पेशल लैटिट्यूड लेने की क्या ज़रूरत है? स्पेशल लैटिट्यूड मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ले रखा है, तो 23.5 का क्या कॉन्सेप्ट है? हमने 23.5 डिग्री क्यों ले लिया? ना ये देखिए आपके पास ये 23.5 क्यों आ गया? है ना। 23.5 कहाँ से आ गया? 66.5 कहाँ से आ गया? 66.5 कहाँ से आ गया? तो ऐसा क्यों ले लिया? ऐसे लेने की क्या वजह थी? कोई खास वजह थी? बताइएगा, क्या लगता है आप? हमने स्पेशल लैटिट्यूड क्यों लिया है? किस वजह से लिया?
कोई खास वजह? देखिए इसकी एक खास वजह है। इसकी खास वजह यह है कि देखिए हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर झुका हुआ है, ऐसे टिल्टेड है। झुके होने के साथ साथ इसमें खास बात क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं, सन की जो रेस है वो अर्थ पर यूनिफॉर्मली नहीं पड़ रही है। यूनिफॉर्मली ना पड़ने का मतलब क्या है, समान रूप से नहीं पड़ रही है। कहीं पर ज़्यादा पड़ रही है तो कहीं पर कम पड़ रही है। तो सन की रेस पूरे अर्थ पर यूनिफॉर्मली नहीं पड़ रही है, और यूनिफॉर्मली सन की रेस ना पड़ने की वजह से हमारे अर्थ में इन लाइनों का इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे अर्थ पर सन की रेस कितनी बार परपेंडिकुलर पड़ती है एक साल में। सन की रेस एक साल में, इन वन ईयर, 4 बार, कितनी बार गाइस, 4 बार परपेंडिकुलर पड़ती है अर्थ पर। कितनी बार पड़ती है? 4 बार। अब उन 4 बार में कब कब और कहाँ कहाँ हो रहा है इसको हम देख लेते हैं। देखिए अगर आपने इसको देख लिया तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी। देखिए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास सन की इसकी अगर पोजीशन देख लें। देखिए सन जो होता है, सन आपका इस तरह से यहाँ पर होता है। ये अगर सन मान लें, बहुत छोटा बना दिया है, भावनाओं को समझिएगा। सन जो होता है वो हमेशा दोनों ट्रॉपिक्स मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में हमेशा क्या करता है, चलता रहता है। ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच में चलता रहता है। अब सन की जब हम बात करते हैं तो सन की रेस सबसे पहले परपेंडिकुलर पड़ती इक्वेटर पे। कहाँ पड़ती? इक्वेटर पे। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा में पर जब ये परपेंडिकुलर पड़ती है तो तारीख होती 21 मार्च। कौन तारीख होती? 21 मार्च। अब 21 मार्च को जो होता है पूरे अर्थ पर दिन और रात बराबर होता है। पूरे अर्थ पर दिन और रात बराबर होता है। देखिए वैसे तो हमेशा दिन रात कहाँ बराबर होता है? इक्वेटर पर। लेकिन अर्थ पर दिन और रात कब बराबर होता है? जब सन की रेस कहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ती है? इक्वेटर पे। तो पूरे अर्थ पर दिन और रात बराबर होता है, 21 मार्च बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्म विषुव। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, एटनम इक्विनॉक्स, एटनम इक्विनॉक्स या ग्रीष्म विषुव भी से बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सन की रेस परपेंडिकुलर पड़ती है इक्वेटर पर। और जब सन की रेस इसमें इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती है तो डेट होती है 21 मार्च। 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स और हिंदी में बोलते हैं विषुव। तो क्योंकि ये गर्मी के में पड़ता तो इसे हम बोलते हैं ग्रीष्म विषुव। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। अब सन की रेस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होती है। देखिए अब डायग्राम में देखिए। ठीक है, अब सन की रेस पहले इक्वेटर पे पड़ गई। अब इक्वेटर से ऊपर ये इक्वेटर पे एक बार परपेंडिकुलर पड़ गई, अब दूसरी बार कहाँ पड़ेगी? टॉपिक ऑफ कैंसर पे करके देखा। अब जब सन की रेस इक्वेटर से ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर पड़ती है तो हमारे पास दिन होता है 21 जून। इस 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है गाइस, 21 जून को हमारा नर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। कौन सी संक्रांति? कर्क संक्रांति। और ये कर्क संक्रांति को इंग्लिश में हम बोलते हैं समर सोलेसाइट। क्या बोलते हैं? समर सोलेसाइट।
ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब सन की रेस मैक्सिमम रीच कहाँ तक करती है? जब इक्वेटर पे पड़ रही होती है सन की रेस की मैक्सिमम रीच कहाँ तक होती है? सन की रेस की मैक्सिमम रीच होती है आर्टिक तक। ठीक है, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ रही हो तब भी इसकी मैक्सिमम रीच कहाँ होती है? आर्टिक तक। तो जब सन चलता है इक्वेटर से ऊपर तब लगातार इसकी रेस कहाँ पे पड़ती? आर्टिक पे। कहाँ पड़ती है? आर्टिक। और आर्टिक पे लगातार इसकी धन की रेस पड़ने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 6 महीने 24 घंटे का दिन होता है। तो 24 घंटे का दिन कहाँ होता है? आर्टिक पर। ठीक है, सेम इसी तरह से दिन होता है। तो अगर आर्टिक पर दिन है तो अंटार्कटिक पे उस टाइम पे क्या होगा? रात होगी। ठीक है, और खास बात क्या है? देखिए यहाँ पे खास बात यह है कि हमारे पास आर्टिक पर बहुत सारे देश हैं। इन देशों में सबसे आगे हमारे पास आता है नॉर्वे। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड सब यहाँ पर है, कनाडा भी है, लेकिन नॉर्वे का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नॉर्वे से क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्यरात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए मध्यरात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए नॉर्वे में 6 महीने का दिन होता है। ठीक है, लोग सुबह उठे तो देखा सूरज चमक रहा है, दोपहर में देखा फिर सूरज चमक रहा है, शाम हुई तब भी सूरज चमक रहा है, रात को सोने गए तब भी सूरज चमक रहा है। ठीक है, तो सुबह मॉर्निंग भी सूरज देख के होती है। ठीक है, इवनिंग भी ऐसी ही होती है, और रात में सूरज देख के ही लोग सो जाते हैं। वहाँ पे सारा खाली काम किसका चलता है? घड़ी का। सारा गेम चलता है घड़ी से, घड़ी से ही सारा गेम चलता है, घड़ी का ही इस्तेमाल करके हम वहाँ सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। ठीक है गाइस, इसे याद रखिएगा। तो ये देख लिया हमने ऊपर की 2 लाइनें, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये हो गया आधे गोले की बात। अब सन की रेस फिर नीचे शिफ्ट होती है। जब सन की रेस नीचे शिफ्ट होना शुरू होती है तो होता क्या है देखते हैं। अब सन की रेस जब नीचे शुरू होती है, देखिए पहली बात तो परपेंडिकुलर पड़ गई, हाँ, इक्वेटर पे। दूसरी बार कैंसर पे। ठीक है, अब तीसरी बार परपेंडिकुलर वापस कहाँ पड़ेगी? इक्वेटर पे। जब सन की रेस दोबारा इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ती है, कैसे पड़ती है? परपेंडिकुलर, लंबवत पड़ती है, तब फिर हमारे पास दिन और रात बराबर होते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है पूरी अर्थ पर दिन और रात कब बराबर होता है, या कितनी बार बराबर होता है? तो 2 बार होता है। और कब कब होता है? जब भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर तारीख होती है 23 सितंबर। 23 सितंबर को ही डेट हुई पड़ती है। एक दो दिन ऊपर चला जाता है लीप ईयर की वजह से, वरना ऐसे तो ये यही डेट रहती है, इसे याद रखिएगा। तो हमारे पास विषुवत रेखा के बारे में हमने बात कर लिया। दिन और रात हमेशा कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। और जब भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तब हमारे पास क्या होता है? तब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। और साल में दिन और रात पूरी पृथ्वी पर कितनी बार बराबर होते हैं? 2 बार। अब देखिए ये तो डेट हमें पता चल गई। अब सन की रेस नीचे पड़ती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा पर लंबवत। अब जब यहाँ पर परपेंडिकुलर पड़ती है तो डेट क्या होती है? देखिए यहाँ पर डेट होती है 22 दिसंबर। डेट क्या है हमारी? 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो फिर सन की रेस जो जब इक्वेटर से नीचे पड़ना शुरू करती है तो लगातार अंटार्कटिक पे पड़ती है, और 6 महीने तक लगातार पड़ती है। तो अंटार्कटिक पर 6 महीने तक लगातार पड़ने के कारण यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई जनसंख्या नहीं रहती, इसलिए इतना ज़्यादा ये प्रभावित क्षेत्र नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिकॉल करा दूँ, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन या क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो सब आप यहाँ पर क्लियर कर लें। ठीक है, देखिए पहली चीज़, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को जब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहली चीज़ देखिए, आपका पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कितनी बार बराबर होते हैं? 2 बार बराबर होते हैं। कितनी बार बराबर होते हैं? 2 बार। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कितनी बार बराबर होते हैं? 2 बार। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर कितनी बार लंबवत पड़ती हैं? 2 बार। जब भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? तो आंसर है दिन और रात बराबर होता है। तो इन पहले पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है कि जब सन की रेज, ठीक है, जब सन की रेज इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। कहाँ पड़ती है लंबवत? कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पर जब लंबवत पड़ती है तब क्या होता है? तब होता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है, पूछता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा आपका कौन सा? 21 जून। ठीक है, और 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को हम योगा दिवस भी मनाते हैं। योगा दिवस क्यों मनाते हैं 21 जून को, बताइएगा इस क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखिए हमारे पास योगा हम दिन में मनाते हैं जब हमारा दिन बड़ा होता है। ठीक है, और बड़ा दिन हमारे पूरे उत्तरी गोलार्ध का कौन सा? 21 जून। ज़्यादातर लैंड या स्थल कहाँ पर है? आपका नदर्न हेमिस्फीयर में। तो जहाँ पर ज़्यादा लैंड वहाँ पर ज़्यादा लोग, और वही ज़्यादा लोग मिलकर ज़्यादा टाइम योगा कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल योगा दिवस का डे भी एकदम समझ के रखा गया है, 21 जून। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमने देख लिया कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा पर जब भी सन की रेज लंबवत पड़ती तो क्या होता है और कैसे होता है, ये आपके सामने आ गया। अब मकर रेखा की बात करते हैं। मकर रेखा से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो क्या होता है। तो सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तो आपका दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, और उत्तरी गोलार्ध का, सॉरी उल्टा बोल दिया, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध के छोटे दिन कब पड़ता है, तो 22 दिसंबर। इसे भूलिएगा नहीं, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो आसानी से आप एग्जाम की जितनी भी चीज़ें करते चले जाएंगे। देखिए ये तो बात हो गई कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 2 बार लंबवत पड़ती है इक्वेटर पर, है ना, और एक बार आपका टॉपिक ऑफ कैंसर और एक बार कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं इसे समझाने में समय ले रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आपको सब चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी, और कॉन्सेप्ट ही मेन होता है। ठीक है, तो तारीखों को याद रखिएगा, डेट्स को भूलिएगा नहीं। पहली डेट है 21 जून, 21 मार्च, फिर 21 जून, फिर 23 सितंबर, फिर 22 दिसंबर। ये चारों दिनों में आपका सबसे बड़े बड़े दिन होते हैं, और सन की रेज यहाँ पर लंबवत पड़ती है कहाँ पर? इक्वेटर पर। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, व्हाट आर लैटिट्यूड? लैटिट्यूड एक तरह का आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक, ओके गाइस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड जो होता है मैंने आपको बताया अभी,
वर्टिकल लाइनें होती हैं। टेक्निकली समझने के लिए एकदम गलत है, लेकिन भावनाओं को समझिए, तरह से होती है लाइनें। ठीक। और फिर स्पेशल लैटिट्यूड। अब अगर इन दोनों गोलों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, अक्षांश और देशांतर के जो अलग अलग गोले हमने देखे हैं, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया जाए ऐसे, इस वाले गोले को उठा के इस पर रख दिया जाए, देखो एक वर्टिकल लाइन ऐसे आ गई, इसके ऊपर से फिर ये आपका लैटिट्यूड आ गया। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पेन टैबलेट की सेंसिटिविटी थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मेरा पैड जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो देखिए एक जाली नुमा आकृति बन गई। ठीक है, जाली के आकार की आकृति बन गई। अब इस जाली के आकार की आकृति को देखा जाए तो जहां पर अक्षांश और देशांतर काटते हैं एक दूसरे को, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। द पॉइंट एट विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ग्रिड। वो बिंदु जहां पर अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटते हैं वो क्या कहलाता है? ग्रिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, इसे याद रखिएगा। अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वो होता है ग्रिड, और इस ग्रिड से बनने वाला जो पूरा सिस्टम होता है इसे बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। तो इसे हम ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, इसे हम मैश भी बोलते हैं, इसे हम कई नाम से जानते हैं। ग्रिड मैश जो भी आपको मिले एग्जाम में आप लगा सकते हैं। ग्रिड मैश क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इन अक्षांश और देशांतर या इस पूरे ग्रिड सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों है? तो इस ग्रिड सिस्टम की ज़रूरत हमें दो चीज़ों के लिए है। पहली चीज़ जिसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है वो है क्या करना? किसी चीज़ की स्थिति पता करना, स्थिति। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? टाइम और डेट की कैलकुलेशन करना। ठीक है, किसी चीज़ की स्थिति पता करना, स्थिति पता करने के साथ साथ टाइम और डेट की कैलकुलेशन करना। अब स्थिति हम कैसे पता करते हैं? देखो, स्थिति पता करने के लिए बहुत आसान है। जैसे कि हमारे पास लैटिट्यूड है, हमने ले लिया ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं इंडिया है, और ये हमारे पास क्या है? ब्राज़ील। अब सपोज करिए हम इंडिया से ब्राज़ील जाना चाहते हैं। ठीक, तो अब कई तरीके हैं। अगर हमें अक्षांश देशांतर नहीं पता तो एक तरीका ये है पहला। ठीक है, दूसरा तरीका आपका कौन सा है? दूसरा तरीका आपका ये हो गया। इस तरह से कई तरीके हैं, लेकिन अगर आपको अक्षांश देशांतर पता है तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, तीन। ठीक है गाइज, अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, समझिए बात को, अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो हमारे पास, अगर हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता है तो उस पॉइंट तक पहुंचने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। कई तरीके होते हैं मतलब हम कई तरीकों से वहां पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो तरीके मैंने दिखा दिए। लेकिन अगर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक ही तरीका इम्पोर्टेंट है, तीसरा। कौन सा तरीका आपके लिए आसान है? पहला, दूसरा कि तीसरा? बताइए, कौन सा तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है? तो आई होप कि आप लोग यही बोल रहे हैं कि तीसरा। लेकिन क्यों तीसरा तरीका ही बेस्ट क्यों है? कोई और तरीका बेस्ट क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसकी वजह है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये सबसे छोटा है ना, सबसे कम समय ले रहा है, राइट। और कोई खास बात? सबसे कम समय में, सबसे कम पैसे में, और सबसे छोटा रास्ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो इस रास्ते की या इस लैटिट्यूड की या इस कोऑर्डिनेट की ये है कि ये सही टाइम पे सही जगह पहुंचा रहा है। सपोज करिए कि आप इंडिया से ब्राज़ील जा रहे हैं शादी में, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं शादी में। अब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचना है। ठीक, आपने सोचा कि आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता, आपने सोचा मैं 6 महीने में पहुंच जाऊंगा। आपने सोचा मैं 6 महीने में आराम से पहुंच जाऊंगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। लेकिन अब समस्या क्या हुई?
आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता तो 6 महीने से ज़्यादा लग गया, 12 महीने लग गए। अब आप 12 महीने बाद बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं अपने दोस्त की शादी में, और वहां चिल्लाते हुए पहुंचे, शादी मुबारक हो, शादी मुबारक हो। और भैया वहां पर 6 महीने पहले शादी हो चुकी थी, अब तो शादी टूटने के कगार पर, डाइवोर्स हो रहा है। आप चिल्लाते हुए पहुंचोगे शादी मुबारक हो तो क्या होगा? मारपीट हो जाएगी, है कि नहीं? तो वही चीज़ है, सही टाइम पे सही जगह पहुंचना बहुत ज़रूरी है। भाई आप लोग पेपर देने जाते हैं, पेपर देने जब आप जाते हैं, है ना, तो जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको अगर सेंटर नहीं पता हो तो आप क्या करते हो? बताइए आप क्या करते हैं? तो आप को सेंटर नहीं पता है तो पहले के टाइम में होता था कि एक दिन पहले जाके सेंटर देखना होता था। आप जाते थे एक दिन पहले सेंटर देखते थे, पता करते थे, लोगों से पूछते थे। जब लोगों से पूछते तो लोग बताते थे भैया यहाँ है वहाँ है। और अगर आप रियल टाइम में चले गए, जैसे आपका एग्ज़ाम 10 बजे, आप 8 बजे निकले, है ना, और पूछते पाछते सेंटर पूछने लगे तो उसने बताया भैया आगे चले जाओ दाएं मुड़ जाना, पीछे चले जाओ बाएं मुड़ जाना। इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में आधा घंटा लेट पहुँचते हो, अगर आप एग्ज़ाम में आधा घंटा लेट पहुँचे तो क्या होगा? एग्ज़ाम देने को मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की सबसे इम्पोर्टेंट है, सही स्थिति की जांच करना और सही टाइम पे आपको सही जगह पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुंचोगे तो आपके लिए उस जगह पे पहुंचना ही बेकार हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इजी कौन करता है इसे? आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। हर जगह की, हर ऑब्जेक्ट की अपना एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है। मैं जहाँ पे बैठा हूँ इसकी भी एक कोऑर्डिनेट है, आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पर का भी एक कोऑर्डिनेट है, सबकी एक लोकेशन है। और उस पर एग्जैक्टली पहुँचने के लिए हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत होती है। और आज के टाइम में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा गूगल मैप। गूगल बाबा जो होता है वो हमारी सारी मदद करता है। अगर आप कभी किसी मुसीबत में फंसते हो तो गूगल आपकी पूरी सहायता करता है, ये याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आप कहीं सेंटर भूल जाते हो, नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हो? आप गूगल बाबा से मदद मांगते हो। आपका तो हे गूगल बाबा हमारी मदद करो, और गूगल बाबा तुरंत आपके पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं हाँ बेटा बोलो। तो वो आप बोलते हैं बाबा ये बताइए, तो बाबा तो जवाब नहीं देते, उनकी सेक्रेटरी देती है ना, बोलती है आगे से दाएं मुड़ जाइए। तो ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं होती? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की पहली इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। पहले इंपॉर्टेंस क्या है? चीज़ों की लोकेशन पता करना। ठीक। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है टाइम और डेट की कैलकुलेशन करना। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टाइम और डेट की कैलकुलेशन करना। ठीक है। टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं? लॉन्गिट्यूड या देशांतर। कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर क्या है? देशांतर का इस्तेमाल करते हैं। टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए हम लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, लैटिट्यूड का इस्तेमाल नहीं करते। तो गाइज यहाँ पर आते आते हमारे इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पहला पार्ट हो गया है। पहले पार्ट में हमने क्या देखा? देखिए पहले पार्ट में हमने लैटिट्यूड की डेफिनेशन देखी। लैटिट्यूड की डेफिनेशन में हमने इक्वेटर देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर ऑफ लैटिट्यूड और उनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखी। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूड देखा, लॉन्गिट्यूड की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और उसके नंबर्स देखे। फिर स्पेशल लैटिट्यूड देखा, और फिर हमने क्या देखा? हमने उनकी यूज़फुलनेस, उसकी उपयोगिता देखी। ठीक है, तो उसकी उपयोगिता क्या थी? उसकी उपयोगिता या यूज़फुलनेस क्या थी? दो। पहला, किसी जगह की लोकेशन पता करना, और दूसरा दूसरा क्या है? किसी भी जगह का टाइम और डेट की कैलकुलेशन करना। तो गाइस अगले लेक्चर में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और टाइम और डेट की कैलकुलेशन को पूरा तरीके से समझेंगे।